बस हो गया एक्शन, चलो स्टार्ट। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ऑन हाउ टू सिक्योर एग्जाम्शन एंड ऑडिट। इसके बाद आपको क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने सीए फाइनल एंड सीए इंटर दोनों में 70 अबव सिक्योर किया एंड ऑडिट में। एंड दीज आर सम पॉइंट्स विच आई फील आई डिड डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, या क्या मैंने अलग किया इन माई प्रिपरेशन विच रिजल्टेड इन एग्जाम्शन। सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ वॉट हैव अ वाई। हर सब्जेक्ट समझते हुए हमारा इंटेंशन होता है ये क्या चीज़ है ये हम समझे। ऑडिट में प्लीज़ ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है। ऑडिट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मोर ऑन दैन अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सारे ऐसे जो है वो ऑडिटर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो प्रैक्टिकली बनाया गया है तो हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग होगी। आप कोई भी ऐसे पढ़ रहे, हैव दिस अप्रोच दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग अ वाई। हम रैप क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हम फैप क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हम ऐसे 500 क्यों लगा रहे हैं। द डे यू विल हैव अ वाई, यू विल हैव अ लॉजिकल रीजनिंग। एंड मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, व्हेन यू फीड योर माइंड विथ लॉजिक इट गिव्स यू मैजिक। अगर आप उसको लॉजिक के बिना बोलेंगे, सिर्फ पढ़ो 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 और याद करो, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। कीवर्ड्स ऑब्वियसली नीड टू बी मेमोराइज्ड, वो पार्ट अलग है, बट जब आपको चीज़ें ही नहीं समझ में आएंगी कि क्यों हो रही है, तब आपको कीवर्ड्स भी नहीं घुसेगा माथे में। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेंज वाइल रिवाइजिंग ऑल्सो, दैट ऑलवेज क्वेश्चन वाई। ऐसे पढ़ो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, एंड यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि जब आप चीज़ें क्यों हो रही है ऐसे पढ़ते हो ना, आपके माइंड को एक स्टोरी मिल जाता है, अच्छा इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो पहली चीज़ जो हमें चेंज करनी इज़ द अप्रोच। दूसरा, फोकस ऑन राइटिंग। आप चाहे या नहीं चाहे, आप सिर्फ नंबर्स लिख के नहीं आ सकते ऑडिट के पेपर में, आपको कीवर्ड्स लिखने होंगे। एंड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट से मुझे बस एक ही बात पता चली, मैम मैं सब कुछ पढ़ के गया था पर मैं आंसर ही नहीं लिख पाया। मुझे सब आता था बट आई कुडेंट राइट द आंसर। ऐसा क्यों हुआ? उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी, उसने देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि आंसर लिखते कैसे हैं। एंड अगर आप सोचेंगे कि आप सब इतने होशियार है कि आप सिर्फ पढ़ के गए एंड डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो वो नहीं होगा। हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग वन आंसर ईच डेली। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगी, अगर आपके ट्यूशन में एक आंसर डेली दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद से वो एफर्ट लेने हैं। यहाँ पे मैं ये एफर्ट लेती हूँ बट मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है आपका आंसर राइटिंग इज इम्प्रूविंग? हर रोज़ मेहनत करनी होगी उसके लिए। तो मैं जो एक आंसर लिखाती हूँ उसके अपार्ट आपको एक आंसर हर रोज लिखना चाहिए घर जाके, कोई भी आंसर। आपने सपोज आज नेचर स्कोप ही प्रैक्टिस किया, जो आपको क्वेश्चन मन कर रहा है उसको उठाइए, एक बार उसका आंसर लिख के देखिए। इफ इट इज 50% 60% सिमिलर टू ICI सजेस्टेड आंसर, इट इज गुड। मैं नहीं बोल रही आपको 100% रेप्लिका करना है, वो लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं जो शायद आप नहीं लिख पाएंगे। बट अगर आपका आंसर 20% ऑफ ICI सजेस्टेड आंसर है तो आप मत एक्सपेक्ट करिए आपको 4 on 4 मिलेगा या 3 on 3 मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट राइटिंग प्रैक्टिस, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर ऑडिट। लॉ के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लॉ अभी आप जैसे भी रिवाइज कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, सब में एक आंसर लिखिए। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं, पूरा पे नहीं कर रहे हैं, तो ये आंसर राइटिंग को इंक्रीज करिए टू 3 और 4। अगर आप सारा 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 3-4 आंसर्स हर रोज लिखे। बट अगर आप ग्रुप प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट है, आप आराम से एक दिन में 3 या 4 आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिपेयर इन स्मॉल बिट्स। आप सोचेंगे कि आप एक ही दिन में 30 पन्ने पढ़ लेंगे और आपको 30th पेज भी याद रहेगा, ऐसा नहीं होगा। डोंट गिव योर माइंड द प्रेशर इट कांट टेक। हर रोज 10-10 5-5 पन्ने पढ़िए, आप देखेंगे एक हफ्ते में आप वो 30 पन्ने कवर कर पा रहे हैं। बट आप सोचेंगे मंडे टू फ्राइडे में मस्ती करूंगी एंड सडनली संडे को मैं 30 पेजेस पढ़ूंगी, नहीं होगा। सिलेक्ट अ टॉपिक, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पैराग्राफ दैट यू वांट टू रीड, वहां से मार्किंग करना स्टार्ट कीजिए, एंड तक पढ़िए, एंड उसके बाद अपने बुक बंद कर लीजिए। कभी भी जब आप बचपन में भी पढ़ते तो क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी की पूरी बुक एक बार में पढ़ लेते थे? चैप्टर वाइज ही पढ़ते थे ना। तो अचानक से यहाँ पे क्या चेंज हुआ? यहाँ पे हमारा रूटीन चेंज हो गया। वहाँ पे हर रोज स्कूल में पढ़ाते थे तो पढ़ना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा लगता है ठीक है यार पढ़ लेंगे। सो गेट बैक टू द ओल्ड स्कूल रूटीन। आप सोचेंगे एक बार मैं पूरा लॉ रिवाइज कर लूंगी, एक बार मैं पूरा ऑडिट रिवाइज कर लूंगी, नहीं होगा।
आज से स्टार्ट करिए, प्रिपेयर इन स्मॉल चंक्स। मैक्सिमम कितना होगा, 250, 300, 400 पेज होगा, इतना ही पेज होगा, उससे ज़्यादा पेज तो प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप 15-15 पेज भी हर रोज़ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर बी पर्टिकुलर पेजेस जहाँ पे सिर्फ डायग्राम्स होंगी, जहाँ पे इतना समझने का ज़्यादा होगा, लर्न करने का नहीं होगा, तो वो सब पेजेस तो फटाफट पलटेंगी। तो इतना तो आप कर सकते हैं। जिनका प्रॉब्लम है मुझे याद नहीं रहता, आपको याद इसीलिए नहीं रहता क्योंकि आप एक ही बार में सोचते हैं मैं 30 मार्क कहाँ बनूंगा, मैं सब कुछ एक ही बार में करूंगा। आप नहीं कर सकते। हैव अ केपेबिलिटी एस्पेक्ट कि मैं इतना ही कर पाऊंगी। लोग 10 पेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा केपेबल मेमोरी शार्प लोग 20 से 25 कर पाएंगे, बट कोई सोचेगा मैं 100 पेज एक बार में कर लूँ, तो वो नहीं होगा। एंड यू विल फेस दिस ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन टाइम ऑल्सो। आपको लगेगा मैं पूरे दिन ऑडिट पढ़ रहा हूँ, लास्ट में जो आप पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा। तो ट्राई ऑडिट के कॉम्बिनेशन में कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना। क्लियर है ये बात? समरी नोट्स, क्या आप पूरा 300 पेज 400 पेज एग्जाम के पहले पढ़ पाएंगे? तो आपको क्या करना चाहिए, समरी रेफर करनी चाहिए। अगर आपके क्लास में समरी दी जा रही है बहुत अच्छी बात है, उसको रेफर करिए। नहीं दी जा रही है किसी चीज़ के लिए तो आप खुद से समराइज करिए। जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो एक बार बैठिए, उसको अच्छे से समराइज करिए। ये बात क्लियर है? समरी नोट्स विल हेल्प यू व्हेन 1.5 डे बिफोर एग्जाम। उस टाइम हो सकता है आप पूरा सब्जेक्ट थ्रू द बुक कवर नहीं कर पाए, बट समरी नोट्स पढ़ने का भी एक तरीका है। आप सीधा अगर सोचोगे मैं 1.5 डे में समरी नोट्स खोलूंगा, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो आप लास्ट रिविजन कर रहे हैं बुक के साथ, उसके बगल में समरी नोट्स रखिए। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है एडिशनल मुझे कुछ लिखना है, मेरे समझने के लिए मुझे कुछ लिखना है, कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई रेफरेंस देना है क्वेश्चन नंबर का, वो करिए। आप सोचेंगे समरी नोट्स टीचर ने दे दिया, अब मैं बस कोरा कोरा पढ़ के चल जाऊंगा, ऐसे समरी नहीं होती है। इवन यू नो समरी इज लाइक 50% ऑफ द टोटल कंटेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कटा होगा उसमें। अब आप पे है कि आपको वो कटा हुआ चीज़ याद है या नहीं है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो उसका नोटिंग कर लीजिए। ठीक है? solve as much as Q&A as possible. Audit has this problem and you can't run away from it कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरा चैप्टर आता है, बट जब क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से है। एंड फॉर दिस देर इज ओनली वन रेस्क्यू, सॉल्व एज मच Q&A as possible. In my CA final time, I had solved 500 questions on audit. 500 क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? बट आफ्टर दैट 500 क्वेश्चन जो भी पेपर में आया, मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है। आज से आप टारगेट बनाइए, हर रोज मैं 15 क्वेश्चंस देखूंगा या देखूंगी। यू डू नॉट नीड टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट एट लीस्ट सॉल्व एवरी डे 10 to 15 क्वेश्चंस। आप सोचेंगे मैं एक बार में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर पाई, नहीं। इट टुक मी 20-25 days टू सॉल्व दैट 500 क्वेश्चंस, बट आई इन्वेस्टेड एवरी डे 20 क्वेश्चंस टाइम ऑन ऑडिट। एंड अभी से अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के पहले ये नहीं करना पड़ेगा। अगर तब सोचेंगे कि तब करेंगे तो तब टाइम मिलेगा नहीं, एंड फिर जब आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे ऑडिट में फेल रिमार्क मिलेगा। तो ये मैं पहले से वार्निंग दे रही हूँ। अगर आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ, Q&A नहीं सॉल्व करके जा रहा हूँ तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, वरना आपको नहीं पता होगा किस टॉपिक से किस क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बात क्लियर है? गिव इट द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा हैप्पी आवर्स। जब आपको पता है कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आपका नॉर्मल रिफ्लेक्स क्या होना चाहिए, उसको ज़्यादा देर देने का। अपने क्या बोलते हैं, ऑडिट में कहीं इंटरनल कंट्रोल वीक है तो उसमें ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। सिमिलर टू दैट, मुझे पता है मेरा ऑडिट वीक है तो मुझे उसमें ज़्यादा देरी लगानी पड़ेगी। वॉट यू कैन डू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम इज़, एक बार ऑडिट पढ़ के हटा दिया, उसके बाद हर रोज़ 1-1 घंटे ऑडिट रिवाइज किया। आज मैं 2 ऐसे रिवाइज करूंगी, कल मैं 2 ऐसे रिवाइज करूंगी। ऐसे क्या रहेगा, मैं ऑडिट के कंटिन्यूअस टच में रहूंगी। व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई CA फाइनल, 10 days मैंने ऑडिट को दिया था। उसके बाद मैं जितने दिन FR प्रिपेयर कर रही थी, हर रोज़ सुबह 1 घंटा एंड हर रोज़ रात को 1 घंटा मैं ऑडिट रिवाइज करती थी। इससे क्या हुआ, ऑडिट के एग्जाम के पहले मेरे पे प्रेशर नहीं आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि आई वॉज इन कंटिन्यूअस रिविजन। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर ऑडिट, दिस इज फॉर लॉ एज वेल।
अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों प्लान कर रहे हैं तो लॉ को भी वक्त दीजिए, लॉ को भी कंटिन्यूस रिविजन में रखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है अब मैं एक बार रिवाइज करके सीधा एग्जाम दूंगा, कुछ याद नहीं रहेगा। एंड एग्जाम के पहले दिन जो एनजाइटी आएगी वो अलग, कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो कोई भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें 1-1.5 घंटा निकालिए, पर उस थ्योरी सब्जेक्ट को दीजिए। क्लियर है? लास्टली एमसीक्यू पे फोकस करिए। 30 मार्क कहाँ से आता है पेपर का? अगर मैं एमसीक्यू सही से नहीं करके जा रही हूँ तो दैट इज सिंपली सेइंग कि मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ और मुझे 70 मार्क्स में से ही कुछ स्कोर करना है, जो आप बिल्कुल नहीं स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 70 इज डिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में लिखने होंगे कीवर्ड, जिसको लिखने में आपकी जान जाएगी। तो अगर 30 मार्क में से आप 20-25 स्कोर कर लेते हैं तो आपका प्रेशर वहाँ पे 40 लाने का बहुत कम हो जाता है, आपको 15-20 ही और स्कोर करना है। बट अगर आप एमसीक्यू छोड़ के जाते हैं और सीधा सोचते हैं 70 में से मैं सारा मार्क्स उठाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। When I secured 75 out of 100, I secured 26 in MCQ and the rest was from descriptive. अगर मैं सोचती कि मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव से सारा मार्क्स उठा लूंगी तो लीव अलोन हाईएस्ट मैं शायद पास के नंबर के पास कुछ होती। तो अगर आप अभी तक भी एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। एमसीक्यू नहीं करेंगे एंड नॉट जस्ट फॉर ऑडिट, कोई भी पेपर का एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे, सोचेंगे मैं डिस्क्रिप्टिव में बहुत नंबर उठाऊंगा, कभी नहीं होगा। यू आर लकी कि आपके 6 पेपर में अब एमसीक्यू है, तो 6 पेपर के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाइए। एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप खुद को चेतावनी दे रहे हैं कि भैया डिस्क्रिप्टिव में मुझे कुछ करना है और मैं समवेयर नियर टू 40 मार्क्स लेके आऊँगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल टिप्स दैट आई हैव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इन द प्रिपरेशन और इन द एग्जाम? एग्जाम में देखो एमसीक्यू आपको करना ही है, डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना ही है, जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 6 में है। तो मेरे को अपना दिमाग कहाँ चलाना चाहिए रीडिंग टाइम में? क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 6 में मुझे वहाँ सिलेक्ट कर लेना चाहिए मैं क्या क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ। वंस आई हैव सिलेक्टेड विद इन द रीडिंग टाइम में क्या क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आंसर कर पाऊंगी, पहले यू शुड गो फॉरवर्ड विद दैट। 1 घंटे में आपने 20-30 नंबर एक बार उठा लिए, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप एमसीक्यू पे जा सकते हैं या क्वेश्चन 1 पे जा सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट इन द मिड यू शुड डू, लेट एकदम एंड में मत करिए, क्योंकि हो सकता है हड़बड़ी में आपको आंसर्स आते हुए भी आप गड़बड़ करें। स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस फिर हम एमसीक्यू में दे देते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क का है वहाँ पे नहीं जाता है। और कुछ इतने सारे जो मैंने ज्ञान दिया आप फॉलो करेंगे आज से? अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, मैं एग्जामिशन कहीं से भी नहीं दिला सकती। मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है।